नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्सेस कोना में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रावधानों के बारे में। पार्ट 2 का वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 में भी हम कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात कर चुके हैं जो कि भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 28 के बारे में। तो आर्टिकल 28 क्या कहता है? तो ये बेसिकली हमको स्वतंत्रता देता है किसी भी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता जो है ये इस आर्टिकल के द्वारा हमें मिलती है। तो इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, अगर कोई भी ऐसा शैक्षिक संस्थान है जहाँ पर धार्मिक उपासना की जा रही है या धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो कोई भी व्यक्ति उस शिक्षा को लेने से मना कर सकता है या फिर उस उपासना में उपस्थित होने से मना कर सकता है। ये उसकी स्वतंत्रता है, कोई भी उसे जो है बाध्य नहीं कर सकता। अब इस आर्टिकल के कुछ उपबंध भी हैं। तो पहला उपबंध ये कहता है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ऐसे कॉलेज या ऐसे स्कूल जिनको संचालन के लिए राज्य से सहायता प्राप्त होती है, यानी धन जो है सहायता के लिए दिया जाता है, इन स्कूलों में या फिर कॉलेजों में जो है धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दी जाएगी। अभी कॉलेज किस टाइप के हैं? जैसे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जीआईसी, इस तरह के जो स्कूल हैं जो पूरी तरीके से राज्य के द्वारा संचालित होते हैं, यहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब इसका अगला उपबंध ये कहता है कि राज्य द्वारा प्रशासित, ठीक है, ध्यान दीजिए, राज्य द्वारा प्रशासित और न्यास द्वारा स्थापित, राज्य द्वारा प्रशासित है और न्यास द्वारा स्थापित है संस्था, ऐसा कॉलेज जिसमें धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, तीन चीज होगी। ऐसा स्कूल राज्य द्वारा प्रशासित किया जा रहा है और लेकिन किसी न्यास द्वारा स्थापित, यानी कोई किसी एनजीओ द्वारा जो है स्थापित किया गया है, उसमें जो है धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। तो उसके लिए जो पहला वाला क्लोज है वो लागू नहीं होगा ऐसे संस्थान में या ऐसे स्कूल में। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि गुरुकुल, ठीक है, गुरुकुल हो गए या फिर मदरसे हो गए जहाँ पर धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, लेकिन कुछ मदरसों को और गुरुकुलों को सरकार द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। तो ऐसे में जो पहला वाला उपबंध है इन संस्थानों में लागू नहीं होता। तो क्लियर हो गया। अब तीसरे उपबंध की बात करते हैं। तो तीसरा उपबंध ये कहता है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है या स्कूल कॉलेज है जिसमें राज्य के द्वारा चलाने में सहायता प्राप्त दी जाती है, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो वहाँ पर उपस्थित होने का या अनुपस्थित होने का प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है। अगर कोई भी बच्चा जो है माइनर है, अंडर 18 का है, तो उसके अभिभावक से परामर्श करके उस बच्चे को जो है वहाँ पर धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने को कहा जा सकता है। तो ये था आर्टिकल 28। अब बात करते हैं आर्टिकल 29 के बारे में। आर्टिकल 29 सीधे सीधे ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार है। तो अल्पसंख्यक वर्ग यानी पूरे भारत के जितना भी पूरे भारत का भू क्षेत्र है, उस क्षेत्र में किसी भी राज्य या किसी भी कोने में रहने वाले जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं और जिनकी कोई अपनी विशेष भाषा है या उनकी कोई विशेष लिपि है या उनकी कोई विशेष संस्कृति है, तो उसको संरक्षण करने का उन्हें अधिकार है और उनको संरक्षण करने के लिए सरकार भी उन्हें सहायता प्रदान करेगी। ये कहता है आर्टिकल 29। अब आर्टिकल 30। तो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। तो पहले आर्टिकल 29 में कहा गया था कि उन्हें अपनी भाषा और लिपि को संरक्षण करने का अधिकार है। अब 29 जो आर्टिकल 30 है वो ये कहता है कि भाषा, लिपि और संस्कृति का एक तो संरक्षण और दूसरा उसका संवर्धन, यानी उसका विकास करने के लिए जो है शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार जो है प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय को है। तो
ठीक हो क्या। भारत के किसी भी क्षेत्र के जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी कोई अपनी कोई विशेष भाषा है, लिपि है, अगर उसका संरक्षण करना चाहते हैं, उसका संवर्धन करना चाहते हैं, तो वो अपनी शिक्षण संस्थाएं अलग से खोल सकते हैं। और इन शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए भी सरकार द्वारा सहायता की जाएगी या राज्य द्वारा जो है सहायता की जाएगी। तो ये था आर्टिकल 30। अब बात करते हैं आर्टिकल 45 की। आर्टिकल 45 ये कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का उपबंध है। यानी जो भी 6 वर्ष से कम आयु के बालक हैं, ठीक हो गया, उनकी प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का जो उपबंध है वो आर्टिकल 45 में कहता है। और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बालक होते हैं, उनकी शिक्षा का अधिकार क्या है, कहा था हमको, आर्टिकल 21 ए में, जिसकी बात हम पुराने वीडियो में कर चुके हैं। अब आर्टिकल 45 की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से किसका भाग है, नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, जिनकी पूर्ति करना क्या है, प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है। अब जो आर्टिकल 45 है वो डायरेक्टली रिलेट करता है आंगनबाड़ी से। तो जितने भी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर ये चीज़ जो है आर्टिकल 45 लागू होता है, क्योंकि वहीं पर आर्टिकल जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी देखभाल भी की जाती है और उनको जो है शिक्षा भी दी जाती है। तो आंगनबाड़ी एक प्रकार से हम कहें तो आर्टिकल 45 को जो है रिप्रेजेंट कर सकता है, ये मान सकते हैं। और आर्टिकल 45 किसका पार्ट है, नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। अब अगली बात करते हैं आर्टिकल 46 की। तो ये 46 है। तो 46 में ये कहता है कि राज्य जो हैं SC, ST और OBC यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों के विकास के लिए प्रयास करेगा। यानी प्रत्येक राज्य का काम है कि अगर उसके राज्य में SC और ST जो अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनकी शिक्षा में अगर कहीं पर भी कमी आ रही है तो उनकी शिक्षा के विकास और अर्थ के विकास में जो है विशेष प्रावधान लागू करेगा और विशेष प्रयास करेगा। तो इसके एग्जाम्पल को जैसे देख सकते हैं कि हम एकलव्य विद्यालय हैं या कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, तो ये इसके एक प्रकार से एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आर्टिकल 343। तो 343 क्या कहता है, तो 343 ये कहता है कि जो संघ है, भारत एक संघ है, तो उस संघ की जो राजभाषा है हिंदी होगी और उसकी लिपि जो है देवनागरी होगी। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, ये आर्टिकल 43 कहता है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत की जो राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, इसका वर्णन हमें आर्टिकल 343, याद कर लीजिए, आर्टिकल 343 में हिंदी भाषा यानी जो राजभाषा है वो हिंदी हो और जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी, इसका हमें वर्णन मिलता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 350 क। आर्टिकल 350 क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 350 क कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, यानी प्रत्येक बच्चे को जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की सुविधा जो है आर्टिकल 350 क के द्वारा प्राप्त होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है त्रिभाषा सूत्र, ठीक है, जो कि हमारी वर्तमान में ये शिक्षा पद्धति आ रही है, उसमें भी बात की गई है कि जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वो मातृभाषा में देने की का प्रयास किया जाए। तो मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की जो सुविधाएं हैं वो कौन सा आर्टिकल देता है हमें, आर्टिकल 350 क। क्लियर हो गया। आर्टिकल 350 क मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार या फिर सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये थे शिक्षा से संबंधित कुछ और आर्टिकल्स। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।